हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 64 लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले वाले लेक्चर तक हमने हर्माइट अवकल समीकरण का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, जिसके 2 लेक्चर लग गए थे। और फिर हमने उसके कुछ बहुपद निकाले थे, जैसे h नॉट x जिसकी वैल्यू होती है 1, फिर h1x होता है जिसकी वैल्यू होती है 2x, h2x होता है 4x² - 2, फिर उसके बाद में आता है 8x³ - 12x, और फिर उसके बाद में 16x⁴ - 48x² + 12। तो ये कुछ उस बहुपद के प्रारंभिक पद हैं, h0, h1, h2, h3, h4 इस प्रकार से। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हर्माइट अवकल समीकरण का रोड्रिक सूत्र, रोड्रिक फॉर्मूला, कि HNX को एक बहुपद के अलावा किसी प्रकार से भी लिखा जा सकता है, एक फॉर्मूले के रूप में लिखा जा सकता है क्या? तो वो फॉर्मूला कहलाता है रोड्रिक फॉर्मूला। ठीक है, हेडिंग डाल लो, हर्माइट अवकल समीकरण का रोड्रिक सूत्र। ठीक है, रोड्रिक फॉर्मूला। तो हर्माइट अवकल समीकरण का रोड्रिक फॉर्मूला होता है HNX बराबर -1 की पावर n e की पावर x², और n बार अवकलन करना है x के सापेक्ष e की पावर -x² का, -1 की पावर n e की पावर x², n बार अवकलन करना है किसके सापेक्ष? x के साथ, जैसे d/dx, d2/dx², ये 2 बार अवकलन हो गया। 3 बार कैसे करते हैं? d³/dx⁴ किसका करना है? e की पावर -x² का अवकलन करना है। ठीक है, तो आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है कि निम्न सूत्र HNX बराबर -1 की पावर n e की पावर x², dn/dx⁴n e की पावर -x² हर्माइट अवकल समीकरण का रोड्रिक सूत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अब इसको निकाला किस प्रकार से जाए? इसको निकालने के लिए कुछ टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है कि समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट, कि यदि हम समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट HNX z⁴n/n, ठीक है, ये अपने पास एक कोई सीरीज है, श्रेणी है, समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट श्रेणी है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत श्रेणी है, जिसमें HNX तो क्या है यहाँ पर? हर्माइट बहुपद। ठीक है, हर्माइट का h ले लिया जाता है, इसलिए इसको लिखा जाता है, ये हम पहले लिख चुके हैं, z⁴n/n। अब इस श्रेणी का हम क्या करेंगे? प्रसार करने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रसार करेंगे और उसके बाद में फिर कुछ कैलकुलेशन होगी। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन होगी, कुछ टॉपिक के जो टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, वो कॉमन लिए जाएंगे, और कॉमन लेने के बाद में इसमें आएगा e⁴2x, आपको लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, e⁴2xz - z²। फिर मैं वहाँ पर एक मैक्लॉरेन प्रमेय होती है, मैक्लॉरेन सीरीज होती है, उसका यूज़ करेंगे, और फिर वहाँ से आंसर आएगा ये। ठीक है, जो आप लिखना चाहते हैं, तो इसका प्रसार कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रसार करने में क्या करना होता है? सबसे पहले n बराबर 0 पुट करना है। तो प्रसार करेंगे तो n बराबर 0 से इनफाइनाइट HNX z⁴n/n। ठीक है, इसका प्रसार करना है। तो सबसे पहले लिखो इसमें n बराबर 0, तो क्या आएगा? h0x। ठीक है, ये आने वाला है। फिर आएगा z⁴n का मतलब क्या है? z⁴0 प्लस अगला टर्म आएगा जिसमें n बराबर 1 रखेंगे, तो आएगा h1x z⁴1/1 प्लस अगला टर्म क्या आएगा? h2x
जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस उसके बाद में क्या आएगा, एन की वैल्यू 3 आएगी, जेड की वैल्यू 3 और फैक्टोरियल 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 आएगा तो 4 लिख दो, ठीक है। ये काम करना है। ये काम करने के बाद में अब यहाँ पर जो हम जानते हैं H0x, H1x, H2x, H3x, H4x, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये पहले लेक्चर से पिछला जो लेक्चर था 63 उसमें हमने निकाल लिया था। तो देखो इसमें H0x, H1x व H2x डॉट 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 के मान रखने पर जैसे इनके मान रखेंगे इस समीकरण में क्या निकल के आएगा अपने पास, ये जो चल रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये रहेगा ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड में H0x की जगह क्या है 1, और क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, यदि मैं आपको लिखना चाहूँ तो साइड में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि H0x होता है 1, H1x होता है 2x, ठीक है। साइड में एक लाइन खींच के लिख लेना, वैसे आपको लिखवाया हुआ है। H2x होता है 4x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। फिर इससे अगला होता है 8x क्यूब माइनस 12x। तो ये वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, लिखो z की पावर 0 का मतलब कितना होगा 1 और फैक्टोरियल 0 1, तो 1 बच जाएगा ओनली, प्लस H1x का मतलब होता है 2x, ठीक है, क्या होता है 2x। तो यहाँ से कितना बच गया ये z बटे फैक्टोरियल 1, जिसको ऐसे कैसे लिखना है, H2x की वैल्यू कितनी है 4x स्क्वायर माइनस 2, तो 4x स्क्वायर माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 2 और साथ में कौन है z स्क्वायर। कुछ नहीं चेंज नहीं करना है आपको, केवल इनकी वैल्यूज डालनी है, प्लस H3x की वैल्यू कितनी होती है 1 2x 4x स्क्वायर माइनस 2 8x क्यूब माइनस 12x, 8x क्यूब माइनस 12x किसकी वैल्यू होती है H3x की, और z क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से यहां तक इसको पहले नोट करो, आप लिखो लिखो इसको जल्दी। तो अभी हमने समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट HNX z की पावर n बटे फैक्टोरियल n का प्रसार किया है और हम यहां तक पहुंचे हैं। यहां से हम कुछ इसमें टर्म्स कॉमन लेंगे, और एक सीरीज बनेगी। किस प्रकार से बनेगी देखो, यदि इसका आगे वाला पद लिखा जाए तो इसका आगे वाला पद लिख सकते हैं 16x की पावर 4 16x की पावर 4 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12 आता है उसमें, और z की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 आएगा, इससे अगला पद फिर डॉट 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 करके चलेगा, ठीक। तो देखो इस प्रकार से कॉमन लेना है कि समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट HNX z की पावर n बटे फैक्टोरियल n चल रहा है, और इसके बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर, जो आगे वाला पद आया है सबसे पहले कौन है 1, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 हमने कॉमन ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है, 1 ही आना है। तो सबसे पहले लिखो 1 प्लस ये जो 2xz है इसको ऐसे कैसे लिख दो, फैक्टोरियल 1 प्लस क्या करना है, जो शुरू शुरू वाले पद है ना इसमें, जैसे कौन सा 1 प्लस 2xz लिख दिया, ये लिखने के बाद में इसका जो पहला पद है वो कौन है 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, तो 4
एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, दूसरा पद अभी नहीं लिखना, उसको छोड़ दो। दूसरा पद -2 जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 नहीं लिखना है, वो भी आपको समझ में आएगा कैसे। इससे आगे वाला पद देखो, 8x³ z³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस वाला, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कैसे कैसे चलता रहेगा, सभी का जो पहला पद है वो कॉमन आता जाएगा। अब उसके बाद में प्लस, अब इसमें यहां पर आगे क्या कॉमन आने वाला है ध्यान से देखना। मैं कॉमन ले रहा हूं -z², क्योंकि देखो जब 2 को फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि पहला पद तो आ चुका है कॉमन 2xz अपॉन फैक्टोरियल 1, सॉरी ये वाला 4x² z² अपॉन फैक्टोरियल 2, 4x² z² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये पहला पद कॉमन आ चुका है। क्या बच गया, -2 z² अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 2 है तो 2 ही खुलेगा, 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, मतलब -z² अपॉन फैक्टोरियल 1 बच रहा है ना, -z² अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 ही होगा। ये यदि कॉमन लिया जाए तो इसकी पोजीशन पर क्या बचेगा, -2 z² अपॉन फैक्टोरियल 2 की पोजीशन पर बचेगा 1, तो 1 आ गया। आगे देखो, यहां से z² अपॉन फैक्टोरियल 3 कैसे खुलेगा, फैक्टोरियल 3 2 1, तो 3 × 2 को तो 3 दूनी 6, 12 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2xz अलग कर लो भाई, क्या बचेगा, 12 के अंदर फैक्टोरियल 3 का भाग दोगे तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, तो 6 दूनी 12, यानी माइनस का 2xz³ भी तो है, -2xz³ अपन फैक्टोरियल 1, यही तो है, तो 2xz तो अलग रह जाएगा, और माइनस का z² अपन फैक्टोरियल 2 कहाँ आ गया, फैक्टोरियल 1 कहाँ आ गया, 12 आ गया, इसकी जगह बच जाएगा 2xz, इसकी जगह -12xz³ अपन फैक्टोरियल 3 की जगह। ओके, इससे अगले वाले पद भी आएंगे, और जो आगे सीरीज चलेगी ना वो ऐसे ही चलेगी, बिल्कुल ऐसे कैसे, आप चेक करके देख लेना इसको, 4x² z² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 8x³ अपॉन z³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर कुछ, क्योंकि देखो अभी तो इसमें केवल 2x था, यहाँ पर 4x² -2 है, 8x³ -12x है, अगला पद आएगा 16x की पावर 4 -48x² + 12, फिर उससे आगे वाले पद जो hn(x) के आते हैं ना वो और भी बड़े बड़े होते जाते हैं। तो कहने का मतलब जैसे 1 है -z² 1 फैक्टोरियल 1 है, इससे अगले में जो कॉमन आएगा ना वो +z⁴ अपॉन फैक्टोरियल 2, +z⁴ अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन आएगा, क्योंकि यहां देखो यहां 1 है ना, 1 का मतलब होता है z⁴, फिर z⁴ है, फिर 2 है, फिर 4, यानी 0 2 4, फिर 6 8, और किसके साथ, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे सीरीज चलने वाली है पूरी। ये जब कॉमन लेंगे तो अंदर तो वही बचना है, अंदर तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, 1 + 2xz + 4x² z² अपॉन फैक्टोरियल 2 + 8x³ z³ अपॉन फैक्टोरियल 3, यही बचने वाला है। तो 1 + 2xz + 4x² z² अपॉन फैक्टोरियल 2 + डॉट डॉट डॉट, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अब देखो ये बहुत बड़ी सीरीज हो गई, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये यदि मैं कॉमन ले लूँ, जो अंदर कॉमन आया है इसको सब में, क्यों सब में है ये, इसमें पहले भाग में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, सब में है, तो ये जो है 1 + 2xz + 4x² z² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये सब में कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन आएगा तो पहले की जगह बचेगा 1, दूसरे की जगह बचेगा -z² अपॉन फैक्टोरियल 1, तीसरे की जगह बचेगा z⁴ अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे बचता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि समेशन n = 0 से इनफाइनाइट hn(x) z⁴n बटे फैक्टोरियल n बराबर, क्या कॉमन आएगा, कॉमन आया है 1 + 2xz + 4x² z² बोल दो, या फिर 2xz का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बोल दो, 4x² z² अपॉन फैक्टोरियल 2 बोल दो, या 2xz
का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 बोल दो, एक ही बात है। अच्छा क्यूब को क्या बोल सकते हैं, 2xz का होल क्यूब। तो देखो ये तो कॉमन आ गया, सब में से कॉमन आ गया ये। पहले की जगह बचेगा 1, दूसरे की जगह बचेगा माइनस जेड स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 1, अगले की जगह बचेगा जेड की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 2, और ऐसे ही चलता जाएगा। लिखो इसको, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर हो आइडिया, तो ये एक सीरीज है किसकी, e की पावर x की। जैसे e की पावर x की जो सीरीज होती है वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपन फैक्टोरियल। लेकिन x का काम कौन कर रहा है, 2xz, ठीक है। और उसमें x का काम कर रहा है माइनस जेड स्क्वायर, उसमें x का काम कौन कर रहा है, माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। जैसे 1 प्लस माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 1, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर का स्क्वायर यानी जेड की पावर 4। तो वहां पर जेड स्क्वायर क्या कर रहा है, माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, या ये प्रसार हो गया e की पावर 2xz का, और ये प्रसार हो गया e की पावर माइनस जेड स्क्वायर का, ठीक है। दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे तो e की पावर 2xz माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि आधार जब समान है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब बेस कॉमन होता है, आधार कॉमन होता है, तो देखो समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट एच एन एक्स जेड की पावर n बटे फैक्टोरियल n किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर, e की पावर 2xz माइनस जेड स्क्वायर के बराबर। और इसको हम मान के चल लेंगे कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ z, ठीक है। अब समीकरण देना चाहो तो आप मान लो कि समीकरण अभी तक हमने दिया नहीं है, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1 दे देना, और पहले यदि आपने समीकरण दिया है किसी को तो इसको 2 दे देना, 3 दे देना, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो e की पावर 2xz माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ तक लिख लो इसको। उसके बाद में अब हम इसमें कुछ प्रमेय काम में लेंगे, और वो प्रमेय है मैक्लॉरिन प्रमेय। लिखो, मैक्लॉरिन प्रमेय की सहायता से, ठीक है। और मैक्लॉरिन प्रमेय लगती है किसी भी फंक्शन के अंदर। जैसे मान लो कि कोई अपने पास फंक्शन है कि एफ जेड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैक्लॉरिन प्रमेय की सहायता से। ये तो देखो डायरेक्ट है, ये यहाँ पर इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसमें सबसे फंक्शन ऑफ जेड बराबर 0 पर फंक्शन वैल्यू लेगा। कोई भी फंक्शन है, जैसे एक ही बार अभी अपने पास क्या आया था 2xz माइनस जेड स्क्वायर, वो उसमें वैल्यू रखनी होती है। पहला पद आएगा f ऑफ 0 यानी z बराबर 0 वाला पद, फिर प्लस उसमें क्या आने वाला है d बाई डी जेड, ठीक है। और यहां पर है, एक मिनट, हाँ जी। तो f ऑफ z को हम किस प्रकार से लिखते हैं मैक्लॉरिन प्रमेय में, ये लिखा जाता है, और पहली बार अवकलन होगा किसका, f, एक सिंगल डैश का मतलब है कि आपने उस फंक्शन का अवकलन किया और फिर उसमें z बराबर 0 वैल्यू पुट कर दी। f डैश 0 का मतलब क्या है,
कि आपने फंक्शन ऑफ एफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड यानी एफ जेड का अवकलन किया, जैसे कि पावर 2x(z - z² का अवकलन आपने कर दिया, और उसके बाद में फिर आपने इसमें क्या कर दिया, z बराबर 0 पुट कर दिया, प्लस और यहां पर आएगा f, ठीक है। या तो आप 1 2 इस प्रकार से लेके चल सकते हो, फिर डबल डैश इस प्रकार से, तो ये होता है, इस प्रकार से चलता है। और इसके लास्ट में वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है समेसन n बराबर 0 से इनफाइनाइट z की पावर n बटे फैक्टोरियल n और f n 0, ठीक है। जैसे आप मान लो कि n बराबर 0 पुट करते हो, आप n बराबर 0 पुट करते हो तो z की पावर 0 बटे फैक्टोरियल 0, ये तो हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। और n जब 0 है, ठीक है, तो फंक्शन क्या करेगा, वो इनिशियल वैल्यू आएगी उसका, किसी मतलब n जब 0 है तो मतलब फंक्शन वही है, ओरिजिनल है, आपने उसका एक बार भी अवकलन नहीं किया है, 0 बार अवकलन किया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगला पद क्या आएगा, n बराबर 1 के लिए z की पावर 1 बटे फैक्टोरियल 1 और f10 या फिर f-0, ठीक है। तो यहां लिखो, यहां जो fn0 है वो है n बार अवकलन, ठीक है, z के सापेक्ष f ऑफ z का, ठीक है। और फिर उसमें क्या है, z बराबर 0 है अवकलन करने के बाद, dn/dz की पावर n f ऑफ z बराबर 0। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, ये पूरा है समीकरण नंबर 2, ये कंप्लीट, इसको नहीं, इसको दो, समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 जो है वो था समेशन n बराबर 0 से इनफाइनाइट hn(x) z की पावर n बटे फैक्टोरियल n। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखो, z की पावर n बटे फैक्टोरियल n, वहां पर है hn(x), यहां पर है fn0, ठीक है। मतलब hn(x) किसके बराबर होगा, fn0 के, या फिर लिख सकते हैं n बार अवकलन किसका, f ऑफ z का, और f ऑफ z कितना है, dn/dz की पावर n e की पावर 2xz माइनस z², ठीक है। और इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। यानी यदि मैं इसको सॉल्व कर लूं, यदि मैं इसको सॉल्व कर लूं और कैसे भी मैं इसको -1 की पावर n e की पावर x² dn/dx की पावर n e की पावर -x² लेके आ जाऊं, तो फिर वो किसके बराबर हो जाएगा, hn(x), फिर वही अपना क्या हो जाएगा, रोड्रिक सूत्र। भाई कैसे भी कोई भी हम टेक्निक यूज करें और इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है। और ये कहां पर है, ये z बराबर 0 पर है भाई, ठीक है, ये कहां पर है, z बराबर 0 पर, समीकरण नंबर 3। अब हम इसको लेके चल रहे हैं कि इसलिए hn(x) बराबर, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें बाहर एक कुछ चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे e की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर 0 कितना होगा, 1, तो बाहर 1 तो मल्टीप्लाई है ही ना इसमें, तो dn/dz की पावर n और यहां से e की पावर 2xz माइनस z², z बराबर 0 लिखो इसको। अब क्या करेंगे, इस 0 की जगह मैं लिखूंगा x² माइनस x², x² माइनस x², कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, e की पावर 0 ही आना है, लिखो इसको।
हाँ जी देखो, तो इसको लिख सकते हैं या एच एन एक्स बराबर ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एन बार अवकलन है डी जेड की पावर एन, नहीं है डी एन बाई डी जेड की पावर एन। ए की पावर 2xz माइनस जेड स्क्वायर जेड बराबर 0। ये चीज़ याद रखनी है कि लास्ट में जेड बराबर 0 पुट करना है, ठीक है ना। लास्ट में इसमें क्या करना है, जेड बराबर 0 भी पुट करना है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि एच एन एक्स बराबर ये ए की पावर एक्स स्क्वायर को तो मैंने बाहर रख लिया, और ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ क्योंकि अवकलन जेड के सापेक्ष है, वो x को अफेक्ट नहीं करेगा, x उसके लिए एज ए कॉन्स्टेंट ही रहेगा, हम अंदर लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डी एन बाई डी जेड की पावर n और e की पावर बन जाएगा 2xz, ठीक है। और यहाँ से अपने पास आने वाला है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, z बराबर 0, ठीक है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं e की पावर माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यदि हम खोलना चाहें e की पावर जेड माइनस एक्स तो ये क्या आने वाला है, e की पावर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। तो जब इसको खोलेंगे तो ये कितना आएगा, e की पावर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz, ठीक है ना। देखो ए की पावर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz को मैं लिख सकता हूं ए की पावर माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो या फिर x माइनस जेड भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जेड माइनस एक्स या x माइनस जेड, क्योंकि अंदर वो स्क्वायर है ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो या हम ऐसे लिख सकते हैं एच एन एक्स बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एन बाई डी जेड की पावर एन। तो मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर माइनस, और ये क्या आ जाएगा, जेड बराबर 0 पर। ये एक ही बात है, दोनों की वैल्यू सेम में आने वाली है, ठीक है। अब लेट x माइनस जेड इज इक्वल टू ओमेगा, एक्स माइनस जेड को मैंने क्या मान लिया, ओमेगा मान लिया। तो यहां से देखिए यदि मैं इसमें चेंज लेना चाहूं, ठीक है, यदि मैं इसमें चेंज लूंगा तो यहां पर वेरिएबल कौन है, यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वेरिएबल है जेड और इधर कौन है, ओमेगा। तो इन दोनों में अवकलन क्या होगा, अवकलन करने पर x का हो जाएगा 0, ठीक है, यो माइनस से डेल जेड बराबर हो जाएगा डेल डब्ल्यू, पार्शियल डेरिवेटिव लिया है मैंने, आंशिक अवकलन, माइनस डेल जेड बराबर डेल डब्ल्यू। तो या ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा किस लिए कर रहा हूं मैं, डी बाई डी जेड फिर 2 बार अवकलन डी टू बाई डी जेड स्क्वायर, इस प्रकार से है ना चीज। तो इसलिए डेल बाई डेल जेड बराबर है माइनस डेल बाई डेल ओमेगा या डब्ल्यू, जो भी आप लिखना चाहो, डब्ल्यू लिख सकते हो, ओमेगा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से देख लो ये माइनस साइन है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल बाई डेल जेड की जगह क्या आएगा, माइनस डेल बाई डेल ओमेगा या डब्ल्यू, और डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर की जगह क्या आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा फिर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे डेल टू बाई डेल, इसका फिर से करोगे आप, फिर से करोगे जैसे मैं लिखना चाहूं, क्योंकि इसका मैं बाई पार्ट करने वाला हूं, मैं सबसे पहले इसमें लूंगा डी बाई डी जेड या डेल बाई डेल जेड।
तो उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रखूंगा ना x माइनस जेड की जगह ओमेगा, तो मुझे डेरिवेटिव को चेंज करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स तो यही कहती है, ठीक है। तो फिर जब सेकेंड बार करूंगा d2/dz², तो फिर उसमें सेकेंड वाले की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो डेल बाई डेल जेड और डेल बाई डेल जेड, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले यानी पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा पॉजिटिव, ऐसे चलेगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अभी लिखो इसको पहले, लिख लिया। इस समीकरण को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो इसलिए यदि मैं लिखना चाहूं d/dz, ठीक है, तो d/dz नहीं, इक्वेशन क्या बन जाएगी उसको देखते हैं। e की पावर, सबसे पहले एक बार अवकलन चेक कर रहा हूं, e की पावर माइनस x माइनस जेड की जगह क्या है, ओमेगा का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा अपने पास, ये क्या आने वाला है, ये आएगा d/dz का मतलब है माइनस डेल बाई डेल ओमेगा, तो माइनस d/d ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अवकलन नहीं करना है आपको, केवल ऐसा ही छोड़ना है। हम चेक करना चाहते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 की पावर 1 और d/d ओमेगा या w e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अरे माइनस साइन है तो -1 की पावर 1 है, तभी तो ऐसे -1 की पावर मान लो 2 लगा दूं मैं, तो फिर तो पॉजिटिव आएगा ना। माइनस को हम ऐसे ऐसे हमेशा लिख सकते हैं -1 की पावर 1, इसमें कोई समस्या कभी नहीं होती। तथा दूसरा पद चेक करो, दूसरा पद हम देखना चाहते हैं कि इसको यदि मैं d2 या फिर dn/d ओमेगा की पावर n लिखूंगा तो फिर माइनस प्लस के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको देखना चाहता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो d2/d ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर आने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सेकंड के अंदर। जो विषम वाले हैं वही माइनस देगा, सम वाला पॉजिटिव देगा। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा प्लस है ना, प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 की पावर 2, प्लस है, प्लस का मतलब मैं लिख सकता हूं -1 की पावर 2 और e की पावर दो बार अवकलन और e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। तो अब अतः ये मान, अभी तक कितने इक्वेशन हो गए, आई थिंक 3 हो गए होंगे, इसको 4 दे देना। तो इन डेरिवेटिव या इन अवकलजों का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में मान रखेंगे और मान रखने के बाद में क्या आएगा, देखो इसमें मान रखना है। तो hn(x) बन जाएगा hn(x) बराबर e की पावर x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर बाहर रहेगा। यदि मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं dn/d ओमेगा n से, तो क्या आएगा, -1 की पावर n बाहर निकलेगा, क्योंकि देखो 2 बार कर रहे हैं तो -1 की पावर 2, n बार करेंगे तो -1 की पावर n बाहर निकलेगा। तो यहां से -1 की पावर n dn/d ओमेगा n और e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये कहां पर है, z बराबर 0 पर, ओके भाई, z बराबर 0 पर है ना ये, तो z बराबर 0 पर ये वैल्यू क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, z बराबर 0 कमॉन, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, चूंकि हमने x माइनस जेड बराबर ओमेगा लिया है, ठीक है, चूंकि x माइनस जेड क्या है, ओमेगा है। जब z बराबर 0, ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, x के,
ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो z बराबर 0 की कंडीशन लगते ही जहां जहां ओमेगा है ना उसकी जगह क्या लिख देंगे, x। ठीक है, तो लिखो इसको पहले, और फिर बन जाएगा -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर डी एन बाई डी एक्स की पावर n e की पावर -x स्क्वायर। केवल मान तो यही आएगा क्योंकि ओमेगा क्या है, स्वैच्छिक है। ओमेगा यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी है, हमने अपनी इच्छा से चूज किया है, x माइनस जेड। जेड बराबर 0 रखते ही ओमेगा x के बराबर हो जाएगा जो हमने माना है। इसलिए एच एन एक्स की वैल्यू आ गई -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर, n बार अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ओमेगा की जगह क्या आ गया, x आ गया, बस बहुत सिंपल है, e की पावर -x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हर्माइट अवकल समीकरण के लिए रोड्रिक सूत्र। हर्माइट अवकल समीकरण का रोड्रिक सूत्र है या रोड्रिक फॉर्मूला है। हर्माइट अवकल समीकरण का यह रोड्रिक सूत्र है -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर डी एन बाई डी एक्स की पावर n e की पावर -x स्क्वायर। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। तो इसके बाद में ये रोड्रिक फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में आता है जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट अवकल समीकरण या फिर एच एन एक्स। कि एच एन एक्स को हम और कौन सा अपने पास ऐसा फंक्शन है या फलन है जिसकी सहायता से हम जनरेट कर सकते हैं। तो एच एन एक्स को जिस फलन की सहायता से जनरेट कर सकते हैं उसको बोला जाता है जनरेटिंग फंक्शन या फिर उद्भव फलन। जैसे e की पावर 2xh माइनस एच स्क्वायर, उसका जब प्रसार करेंगे तो अपने पास एच एन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे जनरेटिंग फंक्शन है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद में आते हैं पुनरावर्ती संबंध। वो पुनरावर्ती संबंध आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये दे रखा है इसके बराबर ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद में फिर आती है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन या लांबिकता संबंध। वो लांबिकता संबंध प्रूफ करना होता है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में हम दूसरा अवकल समीकरण काम में लेंगे। हो सकता है लागेर ले लें या फिर लेजेंड्रे अवकल समीकरण। बेतसला आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा काम आता है चौथी यूनिट के अंदर। चौथी यूनिट में कुछ डेरिवेशन हैं जिनके अंदर उसका डायरेक्ट यूज़ है। ठीक, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन ये होता है, उसको हम इस प्रकार से सीरीज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये यूनिट ऐसी है जैसे हम आप मैथमेटिक्स के अंदर सीरीज पढ़ते हैं ना, श्रेणी पढ़ते हैं, उसकी तरह है। ठीक है, यहाँ पर अपना फिजिक्स का तो कोई रोल है नहीं, टोटल मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी के अंदर, रफ कॉपी के अंदर लिख लिख के, तभी आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप हमने शुरू में लिया था कि हम -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर n बार अवकलन z के साथ या फिर x के साथ e की पावर -x स्क्वायर का, वो इसका क्या कहलाता है, ये रोड्रिक फार्मूला कहलाता है। क्योंकि ये रोड्रिक ने दिए हैं सभी अवकल समीकरण के लिए अलग अलग फार्मूलाज, और वो फार्मूला किसका बराबर होता है, उसके अवकल समीकरण के बहुपदी के बराबर। जैसे यहाँ पर क्या था, एच एन एक्स। एच एन एक्स एक जनरल टर्म है, एन की वैल्यू डालते जाइए, आपको आपके पास बहुत सारे पद मिल जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से पद। बहुपद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई श्रेणी जब कहीं पर जाके खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसको बहुपद बोला जाता है। अनंत श्रेणी में बहुपद में डिफरेंस होता है, वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान से इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि सभी के जो रोड्रिक फार्मूलाज हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और फिर जनरेटिंग फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी 65 लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे और पुनरावर्ती संबंध पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।